द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित कचहरी तहसील पे। आज एक शख्स जुड़ा हुआ है नंदवंशी से, एडवोकेट विवेक शर्मा। भैया जी ये बताइए, नंदवंशी का मतलब क्या है? देखिए, हमारे देश में ही नहीं समस्त विश्व में ये प्रथा रही है, प्रचलन रहा है कि हम जिस भी परिवार से, समाज से जुड़े हुए हैं प्राचीन समय से, तो हम अपनी पहचान बताने के लिए अपने पूर्वज को अपने नाम के शीर्षक के साथ जोड़ते हैं और ये मैसेज देते हैं कि हम उक्त परिवार से, उक्त समाज से, उक्त वंश से संबंध रखते हैं। हम उसके, वो हमारा पूर्वज हैं और हम उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं और यही नंदवंश का उद्देश्य है। हमारे यहाँ हम लोग चूँकि जो हमारे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट श्री महापद्म नंद जी हुए, जिनका कि 2 अप्रैल 2026 को जन्मदिवस कर्पूरी ठाकुर पार्क में मनाया जाएगा, उसी सिलसिले में मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूं, उनकी जन्मतिथि भी आने वाली है। तो वो हमारे देश के पहले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। इसके पहले हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राजाओं के शासन में बटा हुआ था, विभक्त था और बहुत बड़ा विभेद था। छोटे छोटे राजा 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक शासन करते थे। उसके बाद उनके साथ कोई षड्यंत्र हो जाता था या विद्रोह हो जाता था या किसी अन्य राज्य का राजा उसके ऊपर आक्रमण कर देता था और उसके राज्य को अपदस्थ कर लेता था। इस प्रकार से राजनीतिक विषाद पर हर साल या हर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता था। राजनीति अस्थिर थी और सारे देश में एक भागा दौड़ का माहौल था। कोई राजा किसी राजा को पसंद नहीं करता था, हड़पने की नीति थी। एक संयुक्त प्रणाली का शासन हमारे देश में नहीं था। उस समय महापद्मनंद जी विश्व पटल पर, भारत के पटल पर आते हैं, इतिहास में आते हैं और वो सभी राजाओं को पराजित करते हैं और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम नंदवंश पड़ता है। उस शासन का अफ़गानिस्तान से लेकर के, म्यांमार से लेकर, बंगाल से लेकर के, गुजरात से लेकर के दक्षिण भारत के भी अनेक राज्यों तक विस्तार फैला और उस पहली बार हमारे देश में एक एकल शासन प्रणाली लागू हुई। इसीलिए उनको एकराट भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने सभी राजाओं को पराजित कर दिया और पूरे देश को एकीकृत करके एक ध्वज के नीचे शासन करना शुरू किया और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया। देखा गया है आपके नंदवंश से एक निकले हैं व्यक्ति, जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर एक जाति का तो नहीं थे, क्यों लोग जाति से जोड़ते, समुदाय से जोड़ते? वो जननायक मतलब जन के नायक थे, तो क्यों ये होता है कि एक जाति से जोड़ा, क्यों लोग जाति से जोड़ते हैं लोग? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना रही है हमारे देश में। हर महापुरुष को उसके कृत्यों से न तौल करके उसकी जाति से अवश्य तौला जाता है और ये आज से नहीं, विगत कई हजार वर्षों से होता चला आ रहा है और हमारे देश का एक बड़ा वर्ग इसको ख़त्म करने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जाति का नाम आ ही जाता है, क्योंकि जब हमारा देश जातियों और धर्मों में बटा हुआ है, बहुत सारे पंथों में बटा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई किसी न किसी विशेष जाति से संबंध रखेगा, कोई ना कोई विशेष वर्ग से संबंध रखेगा। लेकिन जब कोई विशेष महान पुरुष होता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो समस्त राष्ट्र के लिए कार्य करता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत गौरव को दिखाने के लिए, अपनी जाति को विशेष बताने के लिए ये देखा जाता है कि क्या वह व्यक्ति हमारी विशेष जाति से संबंध रखता है। तो यदि रखता है तो हम उसका नाम लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ बता करके बाकी सभी को नीचा दिखाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अपने को श्रेष्ठ दिखाना यानी दूसरे को नीचा दिखाना, ये दोनों बातें एक समान है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कोई विशेष व्यक्ति के लिए, जाति के लिए कार्य नहीं किया। वो जिस जाति से बिलोंग करते थे, उन्होंने उस जाति के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया, कभी उस जाति का अपने मुंह से नाम तक नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ की सभी दबी कुचली, पिछड़ी और शोषित वंचित जातियों को, समाज को, जाति ना कह के मैं समाज कहूँगा, कि उस समाज को जो अपने अधिकारों से वंचित था उसको उसका अधिकार दिलाने का प्रयास किया। तो उनको जो भी लोग जाति से जोड़ते हैं
या विशेष रूप से करते हैं, उसके दो उद्देश्य होते हैं। कि पहली चीज़ कि अगर उनको कोई, जैसे कि वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने कुछ नियम लागू किए अपने बिहार प्रदेश में, तो उनको अनेक प्रकार की जो है फप्तियाँ कस करके गालियाँ भी दी गई थी। कुछ वर्ग के लोगों ने उनको गालियाँ दी थी, लेकिन उस गाली का जवाब उन्होंने बहुत करारे तरीके से दिया। तो जो भी व्यक्ति उनका नाम लेता है वो नीचा दिखाने के लिए करता है कि ये है तो नीच ही। ऐसी मानसिकता के लोग खुद नीच मानसिकता के होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जाति वर्ग व्यवस्था से उठ करके हम सभी लोग एक भारत देश के नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। और जाति जब तक नहीं जाएगी तब तक हम सभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। तो यदि एक वर्ग कहेगा कि हम ऊंचे हैं, तो दूसरा वर्ग भी तो उसको दिखाएगा कि हम उससे ऊंचे हैं या हम उसके बराबरी में हैं। तो उसका संघर्ष, वर्ग संघर्ष चलता आ रहा है। बाकी जो हो रहा है वो आपके समक्ष है और ये होता आएगा, लेकिन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसमें कमी आए और इसे समाप्त किया जा सके। और मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग मानते हैं, जब उनके समुदाय की बात आती है लोग घृणा से देखते हैं, ऐसा क्यों? जो भी लोग घृणा से देखते हैं वो खुद ही घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। भारत का संविधान सभी को समान नागरिक मानता है और उसका जो है सभी को पालन अनुपालन करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर किसी विशेष जाति के लिए कार्य करके नहीं गए थे। उन्होंने पूरे देश के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना की। उन्होंने कभी किसी का विद्रोह नहीं किया, ना कभी किसी का विरोध किया। हाँ, गलत कार्यों का विरोध किया और वो होना भी चाहिए। उन्होंने सभी के लिए समान व्यवहार और समान समाज की कल्पना की थी, जो धीरे धीरे साकार हो रही है। अब जो भी लोग उनकी जाति विशेष के व्यक्तियों को नीची नज़रों से देखते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे उनका गलत नज़रिया क्या है। ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो इसीलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी मोनोपोली एकाधिकार बना रहे और वो अपने आप को आत्ममुग्ध कर सकें कि तुम हमसे अच्छा कोई नहीं है। वो कहावत है कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, क्या बात है फिर भी तुम्हें यकीन है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वो सुधर जाएं तो हमारे देश बहुत आगे निकल जाएगा। सर, एक बेसिक सवाल रहेगा मेरा औरतों को लेकर कि सर, औरतों को संविधान से बहुत ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है। जो कहते कुछ औरतें जो है गलत फ़ायदा उठाती है उस नियम कानून का, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को जेल भेजने के लिए। उस पर सर क्या बोलेंगे? देखिए, कानून की मंशा जो रहती है वो हमेशा न्याय करने की होती है। इसीलिए जो है कानून बनाया गया कि सभी को समान अधिकार मिले, समान व्यवहार मिले, न्याय मिले। कभी ना कभी कानून की कुछ ऐसी गुप्त जगहें या लूप होल्स होते हैं जिसका कोई ना कोई फ़ायदा अक्सर उठा लेता है। जैसे आजकल SC ST एक्ट का भी बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके बदले में पैसा ऐंठने के लिए अन्य जातियों के लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं और उनके ऊपर गलत तरीके से पैसा वसूल करके अपने जेब भरने का कार्य किया जा रहा है। इसका पूरा सिंडिकेट जो है पूरे समाज में एक्टिव हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की जो मंशा होती है वो ये कहती है कि 100 अपराधी छूट जाएं तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति कभी दोषी आरोपित करके दंडित ना किया जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए लोग इसका गलत उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि 100 अपराधी तो छूट जाएंगे चलेगा, लेकिन यदि एक निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलता है तो समाज के लिए ये बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति होगी, जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है। सर, बाई चांस मान लिया जाए कि अगला इंसान सच्चा है, ठीक है, और औरत ने उसमें मतलब फंसाने के लिए गलत धारा है, गलत चीज़ें लगवा दी, तो उस परिस्थिति में एक आदमी क्या करे? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। वो देख करके नहीं, वो सबूतों पे चलता है। जो कानून बना है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आया है, उसके पहले से चला आया है। उसके अपने सिद्धांत हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सही और गलत होना उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उस कानून कहता है कि आप उसका सबूत तो दिखाइए, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी गलत आरोप लगा सकता है कि आप ही ने हत्या की है। तो यदि सबूत मिलते हैं और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर सबूतों को छिपा लिया जाता है तो वही अपराधी छूट जाता है। ऐसा होता रहा है, हुआ है, लेकिन उसको सुधारा भी जाता है। कानून उसे सुधारने की कोशिश भी करता है। दोषी
उसके पास सबूत होना चाहिए। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि गलत आरोप लगाने वाले भी उनका मुकदमा खारिज भी किया गया है और उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। ये व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता की भी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने स्किल्स से किस प्रकार से अपने मुवक्किल को उस मुसीबत से बचा ले जाता है। रही बात बचाव की, तो यदि वो ईमानदार है, सही है, तो कहीं ना कहीं तो उसको उसका लाभ मिलेगा ही, न्याय उसके साथ भी होगा ही। अन्यथा जो कानून एक पक्षीय बना दिया गया महिलाओं के ही हित में, उस पर भी कई बार न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ आती हैं और धीरे धीरे इसमें भी संशोधन होना चाहिए और होगा भी। हाँ, त्रुटियाँ अभी भी कुछ हैं।